राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को गति मिलेगी और लंबे समय से कायम रिश्ते मजबूत होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से टिकट से वंचित कई नेताओं के समर्थकों का जयपुर में भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन 4 दिनों से जारी। इजराइल और हमास के मध्य जारी संघर्ष के बीच 2 शिशुओं समेत 235 भारतीय नागरिकों के दूसरे जत्थे को सुरक्षित स्वदेश रवाना किया गया। इटावा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 28 वर्ष की एक महिला की मौत हो गई। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने के प्रभारी सुधीर ने बताया कि हादसा शुक्रवार देर शाम सुंदरपुर रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज पर हुआ। पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संकराइल थाना क्षेत्र के भगवतीपुर इलाके में FSCG निर्माता कंपनी इमामी के गोदाम में करीब 6:30 बजे आग लग गई। दिल्ली में DMC दूध की आपूर्ति आज से बंद। कास्टिक सोडा मिलने पर लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों से लाओस की एक कंपनी द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाए गए 35 मजदूरों को वापस लाने के लिए कहा, जहां वे काम कर रहे थे। सेना के हेलीकॉप्टर की प्रयागराज में आपात लैंडिंग हुई। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर को कुछ तकनीकी खराबी का संदेह होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुरक्षित एहतियाती लैंडिंग करनी पड़ी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। इन सबके बीच एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर प्रहार किया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में जहां बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। राजधानी दिल्ली के मौसम विशेषज्ञों ने इस सप्ताह के अंत तक सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से दिल्ली NCR के मौसम में बदलाव आने की संभावना पहले ही जाहिर कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण के अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही लोक भवन में आज महिलाओं को भी सीएम योगी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति अभियान की शुरुआत 2020 में हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गए निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% महिला कर्मियों की भर्ती की जाएगी। आज इस नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए आयोजित मिशन शक्ति के 4th संस्करण कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रीमती रितु कैदान श्रीवास्तव जी जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है और कुछ भी असंभव नहीं, प्रयास की आवश्यकता है। श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और वे असमिया में बोल रही थी, लेकिन उनके सारे भाव हर व्यक्ति समझ रहा था। भाषा बाधक नहीं हो सकती है हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करने के मार्ग में, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के मार्ग में। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान किया। कैसे हम अपनी हाथ की कारीगरी के माध्यम से अपने हुनर को एक मंच अपने प्रयास से दे करके अपने आप को सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह उन्होंने करके दिखाया। और श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी से का भी, वे HCL ग्रुप की CEO और चेयरपर्सन हैं और उनके द्वारा इस फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है, शिव नाडर फाउंडेशन अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है। चाहे सीतापुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल का है, बुलंदशहर में है, अन्य अनेक फील्ड में इस फाउंडेशन के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी, फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं
कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को समय से चुनना और फिर उस पर सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहाँ पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और उस समय मैं जिस गांव में जाता था, मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई न कोई एएनएम, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। हम लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बना करके एक उसका पालन करेंगे और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी और फिर अपराधी के खिलाफ समय पे विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा सबको हम देंगे। देहरादून में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय कार्यालय के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर यह कार्यालय प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह कार्यालय अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी का क्षेत्र लोगों को सशक्त बनाने का माध्यम है और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने अमृतकाल में नए भारत की ओर बढ़ने की बात भी कही। मैं सबसे पहले तो आज जो यहाँ पर अभी स्थानीय कार्यालय यहाँ का आज शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस सोच को लेकर ये आज कार्यालय यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कार्यालय अपने उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगा, उसमें सफल होगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वो आज पूरे देश के लिए लोगों को कहीं न कहीं सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने का एक माध्यम है। और जिस प्रकार से आज दुनिया बदल रही है, जिस प्रकार से लगातार पूरे विश्व के अंदर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम सब भी कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता का ये मंत्र मानकर इस मंत्र को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि आज हमारा देश जिस प्रकार से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस नए भारत की बात हम सब करते हैं, आज जिस नए भारत में और नए भारत में भी जो ये हमारा अमृत काल प्रारंभ हुआ है, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल, और इस अमृत काल को हम कर्तव्य काल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जहां अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के 75 साल अभी हमने पूरे किए और इन 75 सालों में देश के अंदर अनेकों उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं और इस अमृत काल में हमको नए भारत की ओर बढ़ना है,
नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने का काम करे, दुनिया को एक राह दिखाने का काम करे और दुनिया को हर फील्ड में एक लीडरशिप देने का काम करे। तो ये भारत न टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंज्यूमर है, बल्कि नया भारत टेक्नोलॉजी के विकास में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है और जो भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आज 2G, 3G, 4G के समय में भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने दुनिया के सामने एक नया कीर्तिमान बना दिया, नया इतिहास बना दिया, एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हासिल की और 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है वह भी भारत तय कर रहा है। इस बात का प्रमाण आप सबको पता होगा जब अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा 4G और 5G से बढ़कर गुरुजी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को माना, तो आप सब समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से भारत की स्वीकार्यता आज मतलब एक्सेप्टेंस हर फील्ड में बढ़ी है। क्योंकि 4G, 5G ये टेक्निक चाहे कितनी भी नई आ जाए, पर उस तकनीकी को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा और उसको कहीं न कहीं इस्तेमाल करना, उपयोग करना, उसका जिम्मा देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का जिम्मा यदि सशक्त हाथों में न हो, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उन्हीं के हाथों में जिम्मेदारी होनी चाहिए और तभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी ठीक प्रकार से उपयोग हो पाएगा। और पिछले दिनों आज जो हम लोग डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हमने प्रारंभ किया है और उस पर जब लोगों से हमने कम्युनिकेशन किया है, संवाद किया है, तो बहुत सारे लोगों ने आज उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है। उन सब से बात करने के बाद उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के हिसाब से हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं, नियम हैं, उसमें भी हमने बहुत उदार रवैया अपनाया है। 30 के लगभग हमने नई नीतियां बनाई हैं, बहुत सारी नई नीतियों को भी हम अमल में लाए हैं, बहुत सारों में हमने संशोधन भी किया है। उसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड हमारा हर दृष्टि से, आज चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि हो या श्रमिक वर्ग या प्रबंधन वर्ग के बीच का आपस का तालमेल हो, वो सारा का सारा उत्तराखंड में एक पूरे देश के लिए मॉडल के समान है। और यहाँ पर सब लोग काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, हम भी सभी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए और अंत में हेक्सावेयर परिवार को इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहां के युवा होते हैं, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने बताया कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार रोजगार कार्यालय में 39 लाख युवाओं के नाम दर्ज हैं, जिसमें से केवल 21 युवाओं को ही सरकार नौकरी दे पाई है। वहीं मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे मध्य प्रदेश में जो नव युवकों में जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरह से बर्बाद पड़ा है। 2 करोड़ से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश में हैं। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहाँ के युवा होते हैं और युवा शक्ति ही देश की वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। पिछले 2022 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करीब 39 लाख बच्चे युवा रजिस्टर्ड थे और शर्मनाक है कि उसमें से सरकार केवल 21 लोगों को नौकरी दे पाई। केवल 21 लोगों को, फिर रिपीट करती हूँ, 39 लाख लोगों जो रजिस्टर्ड थे उसमें से केवल 21 लोगों को नौकरी मिली। MPPSC जो कि MP पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा पिछले 5 साल में कोई नौकरी नहीं दी गई। हालत ये है कि मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं पिछले 18 साल में न के बराबर हुई और जो भर्ती परीक्षाएं हुई उनका रिजल्ट नहीं आया। कुछ जिनका रिजल्ट आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आज हालत ये है कि इंदौर जैसे शहर में ही करीब 4 लाख बच्चा छोटे शहरों का कोचिंग लेने आता है, पढ़ने आता है, तैयारी करने आता है इन एग्जाम्स की, जो कि उनको एक सरकारी नौकरी दिला सके। 5-5 साल से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किराए का घर लेके एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे रहते हैं,
क्योंकि माता पिता के पास इतना पैसा नहीं कि उनके रहने खाने शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। ऐसी बुरी स्थिति में भी रह के बच्चे बस एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर जब रिजल्ट आता है पता लगता है भ्रष्टाचार के भेंट उनकी नौकरी चढ़ गई। ये तो था सरकारी नौकरियों का आलम। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया। और निवेश की बात करें जब, तो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कराएगा जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने पानी की तरह बहाया और बड़े बड़े इवेंट करे। उसका नतीजा या उसका परिणाम से कुछ निवेश आया हो, ऐसा नहीं। 18 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा सरकार ने की, पर धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा। और सही कहते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, वो सही कहते हैं कि हम निवेश को आमंत्रित नहीं कर सकते, हमें उसे आकर्षित करना होता है। और मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए कोई आकर्षण का केंद्र नहीं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है वहां, 50% का भ्रष्टाचार है हर चीज में। ऐसे में कौन निवेशक आके मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहेगा? इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं उससे भी हमारा नवयुवक पूरी तरह से वंचित रहा। पूरी तरह से मध्य प्रदेश का नवयुवक और छात्र निराश हो चुका है। उनकी निराशा का आलम आप सोच सकते हैं जब पटवारी परीक्षा में 6000 पदों के लिए 12 लाख नवयुवक अप्लाई करते हैं और एग्जाम देते हैं। 12 लाख से ज्यादा 6000 पदों के लिए, और उस 12 लाख में 4 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं BE हैं, BTech हैं, MBA हैं, अच्छी डिग्रियां लेने के बावजूद आज नौकरी के लिए, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। 4 साल पहले चपरासियों की भर्ती निकली थी विभिन्न शासकीय ऑफिसेज में, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1333 पदों के लिए करीब 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, युवा ने अप्लाई किया। और उसकी जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 थी, मतलब 8वीं पास होना उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट था, उसमें हमको शर्म आती है कि MBA, MA, MCOM, MSc पास लोगों ने भी अप्लाई किया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश में और कितना भयावह रूप है बेरोजगारी का और गरीबी का मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छी शिक्षा और रोजगार दोनों हमारे प्रदेश के युवा को उपलब्ध कराएं, जिससे उसको पलायन नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश का नाम दूसरे राज्यों के साथ आए, जहां जो जाने जाते हैं अच्छे रोजगार और शिक्षा के लिए, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमाम राज्य हैं जिनके नाम आते। तो हम भी चाहते हैं हमारा नवयुवक भी सर उठा के बोले कि हाँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ जहाँ अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलती है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। झारखंड की माटी के वीर सपूत अमरवीर शहीद स्वर्गीय देवेंद्र माझी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने अमरवीर शहीद स्वर्गीय देवेंद्र माझी की 29वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलनकारी सिपाहियों ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। आज उसका नतीजा है कि हम अपने शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। आज 29वां पुण्यतिथि है, बहुत लंबा समय। माझी जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे गोयलकेरा नहीं बल्कि पूरा कोल्हान, पूरा झारखंड देवेंद्र माझी जी को जानता था। और जिस तरीके से हमारे आंदोलनकारी सिपाहियों ने यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन के प्रति अपने आप को समर्पित किया, आज उसी का नतीजा है कि हम अपने शहीद के प्रति अपना सम्मान दिखाकर इतने सारे लोग जमा होते हैं। कोल्हान तो पूरा का पूरा शहीदों का भूमि है। हर चौक चौराहे में कहीं न कहीं हमारे आदिवासी मूलवासियों का कोई शहादत स्मृति जरूर बना, और लगभग हम लोग उन सभी स्थलों में अपना शीश झुकाने के लिए आते हैं और उनको याद करते हैं। और ये परंपरा हमारा
सदियों से चला आ रहा है और ये सदियों तक भी चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शहीद निर्मल महतो, अनेक ऐसे वीर सिपाही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के रूप में इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों की रक्षा के लिए अनगिनत संघर्ष इन लोगों ने किया। आज हम लोग एक लंबी लड़ाई के बाद एक ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां से हम लोग राज्य के सर्वांगीण विकास का, हमारे यहाँ मूलवासी आदिवासियों के विकास के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिसकी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, उसको बनाने का और संवारने का हमें मौका मिला है। इससे पहले जब हम यहाँ कई बार मांझी जी के समाधि स्थल तक पहुंचे और ये गोयलकेरा का प्रमुख बाजार जहां पर इनकी शहादत हुई, और इस बाजार का हालत देखिए। इससे पहले जब हम आए थे इसके 1 साल पहले, तो इस बाजार को सुधारने का, ठीक करने का, सुंदर करने का आपसे हम लोगों ने वादा किया था। आज पूरा गोयलकेरा का ये मुख्य बाजार अपने बदलाव का गवाह आपके सामने है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, यही हम लोगों का मूल पहचान है। आज गांव-गांव में बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, हमारे आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो, इस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आज आप सबके घर में बूढ़ा बुजुर्ग, गांव में बूढ़ा बुजुर्ग, सबको पेंशन मिलता है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का आज नहीं है। इसका कानून हमने बनाया है। आज हमारे गांव में कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं है। इसका भी कानून हमने बनाया है। यहाँ के लोगों को स्वाभिमान से जीने का हम लोगों ने जो सोच रखा वो आपके सामने। क्या हमारा आदिवासी लोग हमेशा टूटा फूटा हालत में रहेगा, झोपड़ी नुमा घर पे रहेगा? ऐसा नहीं। राज्य सरकार अब 8.5 लाख उन गरीबों को अपने जिम्मे से उनका घर बना करके देगी। आज इस राज्य में खनिज संपदा से सबसे अधिक रॉयल्टी इस राज्य को मिलता, इस राज्य से भारत सरकार को मिलता है। मोहला मानपुर विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम बघेल ने अपनी सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया और कहा कि हमारी सरकार ने सभी का राशन कार्ड बनवाया, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदने, किसानों के ऋण को माफ करने, 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ते की खरीद, बिजली बिलों को आधा करने जैसे कार्य किए। 5 साल हमारा मौका मिली, 15 साल रमन सिंह के राज रही। दोनों लोग तुलना करे के अवसर है। 5 साल में का होइस, 15 साल में का होइस। हमार सरकार है तो सबके राशन कार्ड बनवाए, वो 7 किलो की जगह 35 किलो दिलवाए। अंतर ये है। और ये जो राशन कार्ड बने है ना, कटाए नहीं, कावर के हम आधार कार्ड से लिंक कर दें, कोनो गड़बड़ करे नहीं सका। चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, सबका राशन कार्ड जिन चाहते थे और सब ला 35 किलो चाह। 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से तो केंद्र सरकार तक बोनस दे देते। वो डबल इंजन सरकार आते ही रमन सिंह है बोनस बंद कर दी और 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल के आदेश हो गए। हम आंदोलन करें तो फिर 10 के फिर 15 हुई। हमार सरकार है, हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी आ रही हमारे नेता केस के 2500 रुपये क्विंटल में हम धान खरीदबो, किसान के ऋण माफी करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदबो, बिजली बिल आधा करबो। ये बात कह रही तो किसान के कर्जा भी माफ करें। 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया हम माफ करें। मध्य प्रदेश में भी रहे तब वो किसान मन का कर्जा माफ नहीं हो रही से। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कई बार लेकिन कभू कर्जा माफ नहीं हुई। हमन एक साल में, पहली साल में सीधा 9,500 करोड़ रुपए किसान के माफ करें। वो समय याद करो, मजदूर कर कोई काम नहीं, किसान कर हाथ में पैसा नहीं, व्यापारी मन के दुकान बंद, सब बंद। वही समय रही से जब इमली सीजन रही से, वही समय रही से महुआ के, वही सीजन रही से तेंदुपत्ता के सूरता कराओ। वो समय तेंदुपत्तल भी खरीदे, इमली खरीदे, महुआ 17 रुपए तो 31 रुपए में खरीदे। तो संकट में कौन खड़ा हुई? कांग्रेस की सरकार खड़ा हुई। वही समय देश में कोनो जगह मनरेगा शुरू नहीं हो रही से 26 लाख परिवार मनरेगा में काम करने, पूरा देश में पहली बार। सबके घर में अनाज रहे, कोई तकलीफ, भूखा मत मरे। 3 महीना के चाउर एडवांस में भेज दे रहे हैं सबके घर में।
तो आदमी सुख में नहीं पूछी तो कोई बात नहीं, दुख में कहूं खड़ा हो गए। दूसर जगह का मैं नहीं जाना, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता कभी नहीं भुला है। वो समय रही जब कांकरों का पैसा नहीं रही, ये कांग्रेस के सरकार है जिन सब किसान के खाता में पैसा डाले काम करी। 4 किस्त करें, 21 मई के, 20 अगस्त के, 1 नवंबर का, 31 मार्च के, 4 बार खाता में पैसा डाले। काम धाम चलत रहा है। किसान के हाथ में पैसा, हाथ गीला रहना चाहिए। कारण कि किसान कर पैसा रही तो वो मजदूर भी पैसा देते, वही दुकान में जाकर सामान खरीदते, दुकान व्यापार तक चलते। और हमन अपन वादा के पक्का पिछले साल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए रहे, किसान मन से मुलाकात हुई, जो कहे कि भैया 1 नवंबर के पैसा देवे, दिवाली 23-24 तारीख के परत है, दिवाली सुनना हो जाएगा, 17 अक्टूबर के पैसा दे रहे हैं। और आज जब का भी आदिवासी नृत्य महोत्सव पूरा देश में, दुनिया में पहली बार हो है आदिवासी नृत्य महोत्सव, एक पहली हिंदुस्तान का, दुनिया में कोनो जगह नहीं हुआ। 26 देश के मन यहाँ आए, कते छत्तीसगढ़ तेल नहीं जाना था, लेकिन जब आदिवासी नृत्य महोत्सव करें दुनिया जाने लगे। रामायण महोत्सव कते कहीं राम राम कहा थे, कभू रामायण महोत्सव नहीं कराया। हर पंचायत में रामायण करा था, हर जन रामायण समिति तेल आर्थिक सहायता करा था, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हम कराएं, ये सब काम हम करें। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा में लगभग 14,000 स्कूल हैं, जिनमें लगभग 24 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी हुई थी, लेकिन हरियाणा में सरकार बनने के बाद हमने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। आज मैं जिन बंधुओं से बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में आया हूं, आप सब हैं मॉडल संस्कृति स्कूल जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। हरियाणा में हमारे लगभग 14,000 स्कूल हैं और सब मिलाकर 24 लाख विद्यार्थी उसमें अपनी पढ़ाई करते हैं। जब हमने सत्ता को संभाला उस समय पढ़ाई के कई प्रकार के अनुभव ये हमारे ध्यान में आते थे। कई अन्य प्रकार स्कूलों के बने हुए थे और पढ़ाई का भी स्तर काफी अलग अलग था। ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ाई सामान्यतया बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन हमने उस सब में एक रैशनलाइजेशन का सिस्टम बना करके, ताकि सभी स्कूलों में अध्यापक जितने हैं उनको एक अनुपात के अंदर सब में भेजा जाए, बच्चों की संख्या के हिसाब से उनको रखा जाए। अध्यापकों की जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान किया, तो जो ट्रांसफर सिस्टम से हमारे अध्यापक ये बहुत परेशान रहते थे। हमने सबसे पहले अध्यापकों के लिए एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये बनाई और मुझे ध्यान है उस पहले वर्ष में जब इसको लागू किया गया तो 93% अध्यापक वो अपनी चॉइस का, अपना जो उनका चुनाव था उसका पहला दूसरा स्थान वो प्राप्त कर सके। और अध्यापकों की संतुष्टि ही वास्तव में उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए ये प्रेरित करती है। तो निश्चित रूप से इस सारी व्यवस्था को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि माता पिता भी स्कूल की शिक्षा में थोड़ा सुधार की आवश्यकता महसूस करते थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में कराई जाए, हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल के साथ जुड़ करके पढ़ें। लेकिन सरकारी स्कूलों का सीबीएसई के साथ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एक और कैटेगरी उस समय जो बनाई 2017 में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल, ये एक व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रारंभ में तो मात्र 1 दिन के लिए बैग फ्री स्कूल इस प्रकार की कल्पना रखी गई और सभी जो ब्लॉक्स 118 ब्लॉक उस समय थे, हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय, एक स्कूल इस प्रकार का बनाया गया। लेकिन आगे चल करके इसमें और कई प्रकार के सुधार किए ताकि उसमें अलग प्रकार के अध्यापकों का स्तर अच्छा स्तर हो और विद्यालयों के अंदर उनके स्मार्ट क्लासरूम हो, उनमें पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया, इंग्लिश की पढ़ाई जरा अच्छी कराई जाए। तो ऐसे संस्कृति मॉडल स्कूल ये 1419 संख्या इसकी बनाई गई और कंपैरेटिवली इनकी पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूलों से थोड़ा अलग रखा गया। हमारा बालक, हमारा बच्चा एक विद्यार्थी के रूप में जितना आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, हमको तो लाभ होगा ही होगा, समाज और देश उसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार के नाते ये जो संस्कृति जितने भी मॉडल स्कूल हैं, इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में चाहे वो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें बहुत सी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं और भी आगे इसमें बढ़ाना चाहते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।